हेलो स्टूडेंट्स। आज बायो का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। कल लेक्चर नहीं हो पाया था तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। आज नया चैप्टर है ये, आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बता रखा है जीवों में जनन किस किस प्रकार से होता है। पहले जनन का इंट्रो करवाया था, उसके बाद जनन कितने प्रकार का होता है वो बताया। और अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, आवर्तबीजी प्लांट वे होते हैं जिनमें पुष्प आते हैं, एंजियोस्पर्म भी इन्हें कहते हैं। ठीक है ना, तो पुष्प आते हैं। तो पुष्प के पहले तो पुष्प की संरचना देख लेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब सामान्य आवर्तबीजी की बात करूं या जो भी है पुष्पी पौधा कोई, उसमें दो प्रकार के अंग होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आवश्यक अंग और दूसरे होते हैं अतिरिक्त अंग। ठीक है, आवश्यक अंगों में पुमंग और जायांग होते हैं। पुमंग पौधे का नर भाग होता है और जायांग मादा भाग होता है। ठीक है, इसके अलावा जो अतिरिक्त अंग होते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज है। ठीक है, जिन्हें आप कैलेक्स कोरोला या सेपल पेटल कहते हैं। तो ये पौधे के अतिरिक्त भाग होते हैं जो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, रंगीन होने का इनका कारण ये भी है कि जब परागण की प्रक्रिया होनी हो तो उस टाइम पे जो आपके जैसे परागक होते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गया, तितली हो गया, भौरा हो गया, तो उनको आकर्षित करने के लिए भी इनका कलरफुल होना ज़रूरी है, इसलिए ये कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो चलो आवश्यक अंगों में देख लेते हैं। पुमंग और जायांग की बात करती हूँ मैं। तो देखो ये है, देखो ये जो जायांग वाला हिस्सा है इसमें ये देखो स्टिग्मा है, स्टाइल है, पोलन ट्यूब है, ओवरी है और ओव्यूल है। ये सारे किस में आते हैं, जायांग में आते हैं, या आप इसको स्त्री केसर भी बोलते हैं, पिस्टिल। ठीक है, और ये पौधे के क्या होते हैं, मादा भाग होते हैं या मादा अंग होते हैं। ठीक है, और जो स्टेमिन है, स्टेमिन में आपके एंथर और फिलामेंट्स आते हैं जो कि क्या हैं, नर अंग हैं पुष्प के। ठीक है, ये आपको पुष्प दिख रहा है, इसके अंदर छोटी छोटी जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं आपको ग्रीन कलर की, ये क्या हैं, ओव्यूल हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा एक क्या है, ओवरी है। ठीक है ना, तो ये ओवरी है। आगे देखो, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये सेपल है। ठीक है, इसको बाह्य पुंज आप बोलोगे। ये जो रंगीन है ये क्या है, पेटल्स हैं। ठीक है, और इसको आप दलपुंज बोल सकते हैं। ठीक है, और जो ये डंठल है, ये वाला डंठल जिससे क्या हो रखा है यहाँ पे पौधा, या पौधा नहीं, पौधे से पुष्प मतलब जुड़ा हुआ है, इसको रिसेप्टेकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब है इसमें। आगे देखो, ये स्टेम का इसने क्या कर दिया है, टीएस काट दिया है, जिसमें आपको जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम साफ साफ दिख रहा है। ठीक है ना, जाइलम फ्लोएम क्या है आपके, ये ऊतक हैं जो क्या करते हैं, पौधे को जल तथा खनिज व भोजन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है ना, बाकी ये जो रिक्त स्थान है ये वेस्कुलर बंडल हैं। ठीक है, स्टेम के हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, पुष्प के अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग यहाँ पे दिखा रखा मैंने। रिसेप्टिकल है, पेडिकल, जिस पुष्प जिस डंठल से चिपका होता है, जिस तने से या जिस शाखा से, उसे पुष्पवृंत कहते हैं। देखो पुष्पासन है इसको, ये पेडिकल, और जो रिसेप्टिकल है ये क्या है, पुष्पासन। ये वाला मैं दिखा देती हूँ आपको, ये वाला, ये क्या है, पुष्पासन है, जिसपे पुष्प क्या होता है, टिका हुआ होता है। ठीक है, ये सेपल्स दिख रहे हैं आपको, बाह्य दलपुंज, ये बाहर के हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी इकाई होती है पुष्प की, जो क्या होते हैं, सबसे बड़ा भाग होता है मतलब। ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद दलपुंज की बात करूँ, ये पेटल्स दिख रहे हैं आपको जो रंगीन कलर के हैं, इनको पेटल करते हैं। ये क्या करते हैं, परागकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा मैंने ओव्यूल और ओवरी का आपको बता दिया। और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये पीले बहुत सारे हैं, जो 3 और 3 6 हैं। ठीक है, ये क्या हैं, उसके पार्ट हैं, स्टेमिन के पार्ट हैं, यानी
पुंकेसर के पार्ट हैं, जिसमें क्या होता है, ये जो पीला हिस्सा है, जो टॉप का हिस्सा है, उसको एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर परागकण भरे हुए होते हैं। और ये जो एंथर है, ये बारीक इस तरह की देखो लाइनिंग है, जो ये इनको फिलामेंट कहते हैं। ये कहाँ, नीचे ओवरी के जड़ से जुड़े हुए होते हैं नीचे को, ठीक है। पीछे पीछे यहाँ पे पीछे दिख रहा है, क्योंकि ये अनुप्रस्थ काट है, वो क्या बोलते हैं इसको, अनुदैर्ध्य काट है, लंबे में काटा हुआ है पुष्प को, ठीक है। एलएस है ये, तो दिख रहा है। बाकी ये जो पोलन ट्यूब है, इसका काम क्या है, देखो यहाँ से जो सेम कलर का हो रहा है, ये ग्रीन कर देती हूँ। देखो यहाँ जो एंथर्स हैं, इन एंथर्स से इनमें क्या होंगे, परागकण भरे हुए होंगे। तो ये क्या करेंगे, जो एंथर्स में परागकण हैं, इनको यहाँ पहुँचा, हवा के माध्यम से, किसी कीड़े के माध्यम से ये यहाँ तक पहुँच जाता है अगर परागकण इस तरह से। तो जो ये पोलन ट्यूब होती है, ये इसको कहाँ पहुँचाने का काम करती है, नीचे ओवरी में, ठीक है ना। जिसके बाद क्या हो जाता है, निषेचन की क्रिया होती है। चलिए अब देखिए, ये परिदल पुंज आ रखा है आपका नेक्स्ट। जब क्या होता है, पेटल और सेपल को हम मिक्स एक साथ, अगर हमें इन्हें बोलना हो तो इनको हम परिदल पुंज कहते हैं, ठीक है ना, पेरियंथ कहते हैं। अब देखो, जब कैलेक्स, या मतलब आप बाह्यदल बोलना चाहो, ये है बाह्यदल पुंज। ये क्या होता है, जब रंगीन होता है, ठीक है ना, रंग हो इसका अपना कुछ अलग, ये पूरे का। तो जब इस पूरे दलपुंज का, यहाँ देखो, ये पूरा जो परिदलपुंज है, इसका अपना, जब ये कलर कुछ कलरफुल होता है, इसका अपना कोई कलर होता है, जैसे अभी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर और जो भी है पर्पल कलर, अलग अलग आप देख सकते हो। तो तब इसको क्या बोलते हैं, पेटलॉइड बोलते हैं, ठीक है। और जब इसका कोई भी रंग ना हो, रंग इस पे है ही नहीं कोई अलग रंग, ठीक है, जो ग्रीन पौधों का रंग है वही है, तो तब इसे क्या बोलते हैं, सेपलॉइड कहते हैं, ठीक है। हो गया। आगे देखिए, आगे मैंने देखो पुमंग कर रखा है। पुमंग यही जो स्टेमिन बोला था हमने, ठीक है। तो पुमंग में जो ये ए और बी पार्ट दिख रहा है आपको, इसमें ये पुमंग क्या होता है, पुंकेसरों का समूह होता है। अब यहाँ पे दो हैं इस समूह में, तो ये दो मैंने दिखा रखे हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, पुमंग कहेंगे, स्टेमिन कहेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर क्या हो, इसके दो पार्ट होते हैं। जो ऊपर का पार्ट होता है ये वाला, ये एंथर कहलाता है। जो ये नीचे का पार्ट है, ये फिलामेंट कहलाता है। और जो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये इस तरह से जो चिपका हुआ है यहाँ पे, जिससे एंथर और फिलामेंट एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है। अब ये उल्टे में इस वाली इमेज में दिख रहा है, देखो ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है, कनेक्टिव कहलाता है, ठीक है ना, या योजक कहलाता है। तो ये पुमंग है। अब ये सेकंड वाला जो चित्र है यहाँ पे, ये वाला, ये जायांग का चित्र है। इसमें दिख रहा है आपको जो ऊपर का है, इसको तुम वैसे क्या बोलते हो, वर्तिका अग्र बोलते हो, स्टिग्मा, ठीक है ना। ये क्या है, ये स्टाइल जिसे कह रहे हैं, ये क्या है, वर्तिका नली है, जो इसके अंदर पोलन ट्यूब होती है। इस पोलन ट्यूब से होते हुए क्या होंगे, जो पोलन ग्रेन्स होंगे, यानी जो परागकण होंगे, वो कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ नीचे पहुँच जाएंगे ओवरी तक, ठीक है ना। तो इसके भी तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। तो ये है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जो आवर्तबीजी पौधा होता है, वो क्या होता है, स्पोरोफिटिक होता है, ठीक है ना। स्पोरोफिटिक होता है, यानी इसमें क्या होते हैं, बीजाणुद्भिद होता है, बीजाणु उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अर्थात क्या होता है, इसमें जो बीजाणु होगा वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है, ठीक है ना। क्योंकि क्या होगा, जो बीजाणु बनेगा वो क्या बनेगा, एक पोलन ग्रेन के एक ओव्यूल से कनेक्शन के बाद बनेगा, ठीक है, या निषेचन के बाद बनेगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो दोनों हैप्लॉइड होते हैं, और जब दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, द्विगुणित हो जाता है, ठीक है। तो निषेचन की अवस्था जब आती है, उससे पहले ये क्या रहते हैं, गैमीट रहते हैं, मतलब मेल गैमीट जो आपको पोलन ग्रेन से प्राप्त होता है, और फीमेल गैमीट जो आपको ओवरी से, यानी ओव्यूल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है ना। तो
अब जब नर और मादा युग्मक बनते हैं, ये मैंने आपको कल भी बताया था, तो उससे पहले क्या हो जाता है, उनमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। मतलब मात्र कोशिका अगर 2n है तो जो गैमीट्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, अगुणित बनते हैं, हैप्लॉइड बनते हैं, यानी n बनते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए देखो आगे क्या है, नर से बनने वाले जो बीजाणु होंगे उनको हम, वो साइज़ में छोटे होते हैं, उनको हम लघु बीजाणु कहते हैं, और उनके बनने की प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है ना। ऐसी मादा से जो बीजाणु बनेगा, बीजाणु मतलब युग्मक बनेगा, यानी ओव्यूल है जो, वो क्या कहलाता है, मेगास्पोर कहलाता है। और वो जो प्रक्रिया होती है ओव्यूल बनने की, ठीक है, या आप बोलो फीमेल गैमीट बनने की, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, मेगास्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है ना। अब जो माइक्रोस्पोर होते हैं और मेगास्पोर होते हैं, क्योंकि वो नर और मादा जनकों से बने हुए होते हैं, तो उनमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। फिर जब मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर यानी जो गुरु बीजाणु है और लघु बीजाणु है, इनका आपस में क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है, फ्यूज़न हो जाता है, उनका संलयन हो जाता है, तो तब क्या हो जाता है, ये द्विगुणित हो जाता है, यानी 2n बन जाता है। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है आपकी परागकोश की संरचना तथा इसका विकास कैसे होता है। अब जो परागकोश है, एंथर के अंदर जो परागकोश है, वो कैसे, उसकी संरचना क्या होती है, उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, या अंदर कौन कौन से उसके हिस्से होते हैं, भाग होते हैं, इसकी बात हम इसमें करेंगे, और ये आपके पास एग्ज़ाम में आता भी है। ठीक है ना। तो बोल रहा है कि जो साधारणतः परागकोश होता है उसमें उसके जो द्विकोष्ठ होते हैं, ये द्विकोष्ठ, इनमें क्या होती हैं, 4 परागधानियाँ होती हैं। ये आपको दिख रहा होगा, अलग अलग मैं दिखा देती हूँ, 1 2 3 4, 4 परागधानियाँ होंगी अलग अलग। इनमें क्या होता है, लेकिन जब ये परिपक्व होने को होते हैं, अभी ये 4 परागधानियाँ हैं, और इनके बाहर देखो आपको ये दिख रही है लेयर, जो सबसे बाहर की लेयर होगी वो क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस कहलाएगी। ठीक है। इसके अंदर की लेयर क्या है, इसके 3 भाग होते हैं परागकोश की संरचना के मेन वाले। ठीक है। तो इंडोथीसियम, और सेकंड क्या है, टेपिटम है, ये आपको दिख रही है। और इसके बाद अंदर जो है, यहाँ जहाँ ये वाला हिस्सा है, इसमें क्या भरे हुए होते हैं, सॉरी ये वाला, इसमें स्पोर्स भरे हुए होते हैं। ठीक है। तो ये हिस्से होते हैं। अब देखो परागकोश में परिपक्व अवस्था के आते आते, जब भी वो परिपक्व हो जाता है परागकोश, तो क्या हो जाता है, जो इनके बीच की कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, फूट जाती है। अब तब क्या हो जाता है, टूट के वो क्या हो जाती हैं, कुल मिला के, मतलब यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो ये वाला डायग्राम है, इसमें आपको 4 अलग अलग, 1 2 3 4 ऐसे दिख रही हैं। ठीक है। अब जब इनके बीच की जो मिडिल लेयर होती है वो टूट जाती है, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। एक जो परागधानी है ये, और एक जो परागधानी है ये, इस तरह से। और इसके अंदर ये आपको जो छोटे छोटे ये वाले जो इस तरह के दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या हैं, परागकण है। ठीक है। तो परागकण इसमें भरे हुए होते हैं। अब क्या हो जाता है, ये तो हो गई जब परिपक्व अवस्था हो जाती है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे से आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे से क्या हो गया, टूट गया है, और ये कोशिका जो भी है, इंडोथीशियम भी टूट गई है, एपिडर्मिस टूट के, और क्या हो गया है, यहाँ पोलन ग्रेन बाहर की ओर क्या होने लग गए हैं, आने लग गए हैं। ठीक है। फिर ये क्या होते हैं, यहाँ हवा के माध्यम से जो ओवरी होगी वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे पोलन ट्यूब के जरिए। तो इससे पहले देखो, विकास से पहले क्या होता है, जो ये वाला डायग्राम है, इसमें देखो जो ये चारों सेल्स हैं, ठीक है, चारों जो कोशिकाएं हैं, इस उसमें चारों परागधानियों में जो कोशिकाएं हैं वो क्या होंगी, सभी एक समान होती हैं, और क्या होती हैं, एक ही जैसे विभाज्य होती हैं। ठीक है। इन कोशिका समूहों के बाहर क्या होती है, एक बाहर बाह्य त्वचा होती है। इस बाह्य त्वचा में क्या होती हैं, चारों कोनों से 4 कोशिकाएं अलग अलग विभाज्य होने लग जाती हैं। आगे देखो ये वाला चित्र भी है, इसमें भी बता रखा मैंने। ठीक है। तो इनके तेजी से क्या होता है, इनमें विभाजन होता है, जिस कारण ये क्या होती हैं, 4 पाली वाले कोने बना लेती हैं। ठीक है। अब आगे इसमें फिर क्या होता है, इनका आकार धीरे धीरे बढ़ जाएगा, और सारी कोशिकाएं द्रव्ययुक्त और आकार में क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। ठीक है।
इसके बाद क्या हो जाता है, इनका जो केंद्रक होता है वो भी क्या होने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है। और इसके बाद जो विभाज्य कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या होता है, पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, पेरिक्लाइनल विभाजन होता है, जिसके बाद इनका क्या होता है, जो विकास है वो उसके बाद एक मतलब चरण के बाद क्या हो जाएगा, विकास रुक जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो बीजाणु होता है उसकी क्या होती हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति और अंदर की कोशिका भित्तियाँ बनने लग जाती हैं, जिससे क्या होता है, जो परागकण होता है उसमें विभिन्न परतें बनकर फिर क्या होता है, जो उसकी लेयर्स हैं, सबसे जो पूरा परागकोश है उसकी जो बाहरी लेयर है एंडोथीशियम और जो भीतरी है टेपिटम, उनके बीच क्या होता है, इन परतों की संख्या जो मध्य यहाँ पे देखो मिडिल लेयर्स होती हैं, इनकी संख्या क्या हो जाती है, 5 तक हो जाती है। यहाँ पे देखो ये वाली हैं जो, इनकी संख्या बढ़ के क्या हो जाती है, लगभग 5 तक हो जाती है। ये छोटे छोटे पिंक कलर के आपको क्या दिख रहे हैं, माइक्रोस्पोर हैं ये अभी, जब ये इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया है। इसके बाद देखो आगे जो प्राइमरी बीजाणु जनन कोशिका होगी वो फिर क्या होगी, आगे डिवीज़न करेगी और बहुत सारे नए बीजाणु बनाएगी। और ये बीजाणु क्या हो जाएंगे, जो स्पोर्स से परागकोश में उपस्थित जो छोटे छोटे बीजाणु थे वो क्या बन जाएंगे, अंत में स्पोर्स बन जाएंगे। और इन्हीं स्पोर्स को आप क्या कहते हो, या इन्हीं बीजाणु जनन कोशिकाओं को आप क्या कहते हो, लघु बीजाणु या फिर माइक्रोस्पोर कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से परागकोश की संरचना है। इसका खैर वैसे चित्र आता है सिर्फ आपके पास बनाने के लिए सिलेबस में, ये तो मैंने आपको बता दिया ऐसे। तो नॉर्मली एक आप जनरली अपने दिमाग में एक डायग्राम बना लो कि इस तरह से 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले तो ये 3 लेयर, ठीक है, बाहर की एपिडर्मिस है, अंदर की इंडोथीसियम है और बहुत अंदर की क्या है, टेपिटम है। इसके अंदर 4 परागकोश होते हैं या परागधानियाँ होती हैं, जिनमें क्या होता है, जिनके अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोप स्पोर डेवलप करते रहते हैं। और उनमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न के फलस्वरूप क्या होता है, एक से अधिक जो कोशिकाएं होती हैं उनका डिवीज़न होके नए बीजाणु या छोटे जो प्राथमिक बीजाणु हैं वो बन जाते हैं। और उसके एक बीजाणु से क्या होगा, बहुत सारे नए बीजाणु बनेंगे। और उसके बाद जब वो डेवलप हो जाएंगे तो इस तरह से यहाँ पे देखो, इस तरह से क्या होगा, वो फट के यही देखो कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, बाहर देखो संख्या में बहुत सारे बन रखे हैं और यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर हवा में लोकोमोशन हो जाएगा उनका। ठीक है, तो इस तरह से लघु बीजाणु जनन की बनने की प्रक्रिया थी, ये लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ये अभी मैंने कम बताया है, आगे इसमें लघु बीजाणु जनन का जो स्ट्रक्चर है या फिर लघु बीजाणु जनन की पूरी जो प्रक्रिया है वो आगे है। ठीक है, आगे की स्लाइड में आपको प्राप्त होगी। अब ये वाले इन 2 चित्रों में से आप ये लास्ट वाला चित्र बना लेना, ये वाला मत बनाना, जो फर्स्ट ये वाला है इसको रहने देना, ये वाला बनाना। इसमें एपिडर्मिस दिख रहा है आपको, आर्किस्पोरियल सेल दिख रही है। ठीक है ना, इसके बाद जो प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल है वो होगी। अब वो प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल क्या करेगी, डेवलप होकर देखो यहाँ पे इसने क्या बना दिया है, बहुत सारे अदर सेल्स बना दी हैं। अब उनका क्या हुआ है, यहाँ धीरे धीरे विकास हुआ है। देखो इस तरह से आपको क्या दिख रहा है। और जो ये था यहाँ पे, ये वाला इसको मैं बता देती हूँ ये क्या चीज़ है। ये वाला जो है, सॉरी, इसको ये क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है ना, इसको आप वेस्कुलर बंडल भी बोल सकते हो। तो इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है सोचने की कि ये क्या है। ठीक है, तो इसके बाद देखो धीरे धीरे अब इसने देखो 4 परागधानियाँ आपको दिख रही हैं, इसमें से इसने किसी एक का डेवलपमेंट यहाँ पे बता दिया इस F वाले डायग्राम में। ठीक है ना, ये क्या हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनी, उसने क्या कर दिया, ये देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो, इसने क्या किया, विभाजित होकर, ठीक है ना, पेरिक्लाइनल डिवीज़न के फलस्वरूप बहुत सारे नए स्पोरोसेल बना दिए। और उनमें क्या हो गया, जो लेयर्स होती हैं उनका भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाता है। और जब इस तरह से चारों परागधानियाँ क्या कर लेती हैं, डेवलपमेंट कर लेती हैं, उनके अंदर स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, तो अंत में वो यहाँ से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपका परागकोश की संरचना थी।
बाकी अब अगले लेक्चर में हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, ओके।